हाँ यार, ये हुमायूं मिर्ज़ा तो वाकई इसी काबिल है। मुमकिन है ये कभी खान साहब ही क्या तो मारा जाए, मगर क्यों, मैंने उलझ कर पूछा। मैंने तो सुना है कि वो बहुत ईमानदार और फ़र्ज शनास अफसर है। इसकी फ़र्ज शनासी सिर्फ हिंदुओं तक महदूद है, मुसलमानों पे जानते बूझते जुल्म करता है। बहरहाल ये एक लंबी बहस है। फिर वो चौंक कर बोला, तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ़ तो नहीं है? मैं वहाँ VIP की तरह रहता हूँ। बस एक ही तकलीफ़ है कि मैं वहाँ कैदी हूँ। खैर देखा जाएगा, एहसान ने कहा। मैंने एक दफ़ा फिर घूम के गणेश को देखा। वो टहलता हुआ गाड़ी की तरफ आ रहा था। मैंने एहसान को जाने का इशारा किया। एहसान फुर्ती से सामने वाली किताबों की दुकान में घुस गया। मैंने टेप ऑन किया और सिगरेट सुलगा कर सीट की पुश्ते से टेक लगाकर आंखें बांध ली। तुम क्या सो गए थे? गणेश ने पूछा। यार भूख लगी हो तो नींद कब आती है? मैंने बेजारी का मुजाहिरा किया और सिगरेट का एक गहरा कश लगाया। वहाँ रश बहुत था, गणेश ने बताया। मैं खुद वहाँ खड़े खड़े बोर हो गया, इसलिए मैं कबाब बनवा लाया हूँ। अब घर जाकर इत्मीनान से खाएंगे। अफरा तफरी में मुझसे खाया नहीं जाता। ये कहते हुए इसने गाड़ी स्टार्ट की और एक झटके से आगे बढ़ा दी। उस रात मैं देर तक जागता रहा। नींद वहाँ यूं भी मुझे कम आती थी। दिन भर भी आराम करता रहा था। इसी आराम की वजह से मैं शदीद बेजार था। ज़िंदगी में कभी इतना आराम नहीं किया था। रात को मैं देर तक जागता रहा। फिर आधी उस सुबह मेरी आंखें खुल गईं। मैंने उठकर कमरे में ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज की। फिर देर तक नीम गर्म पानी से नहाता रहा। बाथरूम से निकला तो गणेश मेरे बेड पर नीम दराज अखबार पढ़ रहा था। मुझे देखकर इसने अखबार रख दिया और बोला, सेठ साहब नाश्ते पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। खैरियत? मैंने बाल संवारते हुए पूछा। वैसे मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि कोई ख़ास बात ज़रूर है। हाँ, अभी तक तो खैरियत है, गणेश ने जवाब दिया और कमरे से बाहर निकल गया। मैं तैयार होकर नाश्ते की मेज़ पर पहुंचा तो जानकी दास पर नज़र पड़ी। इसके चेहरे पर तफक्कुर और तरद्दुद के आसार थे। तुमने मुझे बुलाया है जानकी दास? मैंने कुर्सी खींच कर बैठते हुए कहा। कामरान, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम खान साहब के आदमी हो? जानकी दास ने कहा। मेरा ख्याल था कि तुम्हें मालूम होगा, मैंने जवाब दिया। मेरी खातिर गिरफ्तार होने वाला भी तो इन्हीं का खास आदमी है। इसने भी पुलिस को कब बताया था कि इसका खान साहब से कोई ताल्लुक है? जानकी दास झिंझिलाकर बोला। मगर हुआ क्या? मैंने बेनियाजी से पूछा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं किसका आदमी हूँ? इस वक्त तो तुम्हारे कब्ज़े में हूँ। इससे फ़र्क पड़ता है, न जाने कैसे खान साहब को मालूम हो गया है कि तुम्हें मैंने कैद कर रखा है। रात को 3 बजे इनका टेलीफोन आया था कि कामरान को हिफाजत से मेरे पास पहुँचा दो। फिर तुमने क्या फ़ैसला किया? मैंने नाश्ता करते हुए पूछा। मुझे क्या फ़ैसला करना था? मैंने इनसे कहा कि कामरान इस वक्त सो रहा है और अगर आप कहें तो इसे इसी वक्त भेज दूं। उन्होंने कहा, मैं सुबह तक इंतज़ार कर लूँगा। खैर, अब मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर मेरी बात एक ध्यान से सुन लो जानकी दास। मैंने कहा, मैं तुम्हारा काम हर सूरत करूँगा। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, जानकी दास ने कहा। मैं खान साहब के किसी आदमी को ख़तरे में नहीं डाल सकता। तुम नाश्ते से फारिग हो जाओ तो गणेश तुम्हें गाड़ी में छोड़ आएगा। इसकी बात सुनकर मेरा दिल बिल्लियों उछलने लगा था। मैं कॉफ़ी पीकर खड़ा हुआ ही था कि जानकी दास का एक मुलाजिम वहशत ज़दा अंदाज में दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और फूले हुए सांसों के दरमियान बोला, सरकार, वो पुलिस ने क्या कहता है? जानकी दास गुस्से में खड़ा हो गया। पलक झपकते में जर्मन ल्योगर मेरे हाथ में आ गया और मैंने जहरीले लहजे में जानकी दास से कहा, जानकी दास, मैं समझता था कि तू बहादुर और खरा आदमी है, मगर तूने साबित कर दिया कि मैं गलती पर हूँ। तू तो इंतहाई कमीना और घटिया आदमी है। मुझे गलत मत समझो कामरान, जानकी दास घबरा कर बोला। मुझे नहीं पता कि पुलिस यहाँ क्यों आई है। ठहरो, मैं मालूम करता हूँ। जानकी दास ने दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की। रुक जाओ जानकी दास जी, मैंने सर्द लहजे में कहा। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हें इतनी आसानी से निकल जाने दूँ। चलो वापस। मैंने रिवॉल्वर लहराया। देखो कामरान, मुझे मालूम करने दो कि पुलिस यहाँ क्यों आई है। ये काम तो पुलिस थोड़ी देर बाद खुद भी कर लेगी। मैंने दांत पीस कर कहा। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, जानकी दास ने कहा। मैं कुछ समझना नहीं चाहता। जानकी दास ने एहतजाज किया। मैं खान साहब से भी कहूँगा कि बकवास बंद करो। मैंने इसकी बात काट दी। एक तरफ खान साहब से वादा किया कि मैं कामरान को भेज रहा हूँ, दूसरी तरफ पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। मेरा लहजा जहरीला था। एक बात अच्छी तरह जहन में बिठा लो जानकी दास, अगर पुलिस मुझ तक पहुँच गई तो मैं तुम्हें ज़रूर परलोक रवाना कर दूंगा। मुझ पे पहले भी बहुत से कत्ल के इल्ज़ाम हैं। तुम्हारा कत्ल और सही, फांसी तो मुझे एक ही बार होगी। अचानक बाहर से फायरिंग होने लगी। जवाबी तौर पर मैंने भी 2-3 फायर किए। फिर कोई मेगाफोन पे चीखा, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। तुम्हारा बच निकलना बहुत मुश्किल है, इसलिए खुद को पुलिस के हवाले कर दो। मैंने कोई जवाब न दिया। बाहर भी सन्नाटा छाया रहा। मुझे इल्म नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। मुमकिन है पुलिस वाले बंगले में दाखिल हो गए हों। वहाँ मुज़ाहमत करने वाला कौन था? जब तक जानकी दास हुक्म न देता इसके आदमी हरकत में नहीं आ सकते थे और जानकी दास मेरे कब्जे में था। मैं इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। अचानक भारी बूटों की धमक सुनाई दी। फिर फायरिंग की तरतराहट गूंजी। अज़ियत भरी इंसानी चीखें गूंजी और ज़रा सी देर में सन्नाटा दो तरफा फायरिंग से मजरू हो गया। इमारत के अंदर से भी फायरिंग हो रही थी और बाहर से भी गोलियों की बारिश हो रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या
क्या करना चाहिए। मैं झपट कर बंगले के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा तो जानकी दास ने एक मरतबा फिर मेरा रास्ता रोक लिया और खुशामदाना लहजे में बोला, बाहर मत निकलना कामरान, बाहर शदीद खतरा है, पुलिस वाले हर तरफ मौजूद होंगे, वो तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे। बको मत। मैंने घूम कर रिवॉल्वर का दस्ता खासी कुव्वत से जानकी दास के सर पर दी मारा। मैं चाहता तो फायर करके इसे ठंडा कर देता, मगर न जाने क्यों मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया। दरवाजे के पास पहुंचकर मैं फर्श पर लेट गया और क्रॉलिंग करता हुआ आगे बढ़ा। लेटे ही लेटे मैंने हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो खुलता चला गया। मैंने चौंक कर देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वो दरवाज़ा किसी ने जानबूझकर खोल रखा हो। गोया जानकी दास ने पूरा बंदोबस्त पहले ही कर रखा था। इसने पुलिस से कहा होगा कि मैं कामरान को बातों में उलझाऊंगा, तुम्हारा एक आदमी सामने से फायरिंग करता रहे ताकि कामरान का ध्यान पिछले दरवाजे की तरफ न जाए। मैंने क्रॉलिंग करके दहलीज को अबूर करना चाहा। इसी वक्त बाएं तरफ के कॉरिडोर से कोई साया सा मुझ पर झपटा। मैंने बेख्तियार लात चलाई। मुझ पर छलांग लगाने वाला दाएं तरफ कॉरिडोर में जा गिरा। मैंने उठकर एकदम इसे दबोच लिया। इसका चेहरा फर्श की तरफ था। इसकी गर्दन पुश्ते से मेरे हाथ में आ गई। मैंने इसका चेहरा बुरी तरह फर्श पर रगड़ा। हमलावर के मुंह से अजियतनाक कराही बुलंद हुई। फिर इसने कोहनी से मेरे सीने पर वार किया। मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई तो वो तड़प कर निकल गया। इसका चेहरा जगह जगह से उतर गया था, मगर इसके बावजूद मैंने इसे पहचान लिया। वो राजू था। इसके दाएं हाथ पे अभी तक पट्टी बंधी हुई थी। हैरत तो मुझे इस पर हुई थी कि इसके हाथ में चमकते हुए फल का रामपुरी चाकू था। इसने शायद चाकू से मेरी जान लेना चाहिए थी। मैंने कुर्रा कर इससे कहा, मेरा रास्ता छोड़ दे राजू, मैं कमज़ोर दुश्मन पर कभी वाल नहीं करता। तेरा एक हाथ नकारा है, इसलिए मैं तेरे साथ रियायत बरत रहा हूँ। मौत को सामने देखकर बड़ों बड़ों की घुग्गी बन जाती है, राजू तंजिया लहजे में बोला। तुझे मेरे साथ कब से हमदर्दी हो गई मुलच? मेरे पास वक्त बहुत कम है राजू। मैंने इधर उधर देखते हुए कहा, मेरा रास्ता छोड़ दे, मेरी जान पे बन जाए तो मैं हर रियायत वापस ले लेता हूँ तेरी। तो राजू ने मुझे इंतहाई गलीज किस्म की गाली दी और वहशियाना अंदाज में मेरी तरफ झपटा। मैं थोड़ा सा तिरछा हो के इससे बचा। फिर इसकी पुश्त पर इतनी ज़ोर से लात मारी कि वो उछल कर सामने वाली दीवार से टकरा गया। मैंने फुर्ती से अपना जर्मन लियोगर निकाल लिया। अब बोल, मौत को सामने देखकर कैसा लगता है? मैंने जहरीले लहजे में पूछा। मेरे पास मजीद मुकालमेबाजी का वक्त नहीं था। राजू उठने की कोशिश कर रहा था। चेहरे की खाल उधड़ने की वजह से इसका चेहरा खून में तर हो गया था और बहुत भयानक लग रहा था। मैंने आगे बढ़कर इसके चेहरे पर भरपूर लात मारी। वो आवाज़ निकाले बगैर ढेर हो गया। मैंने ये देखने में भी वक्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा कि वो जिंदा है या मर गया है। बंगले के सामने वाले हिस्से में एक मरतबा फिर ज़बरदस्त फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी। मैंने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि बंगले के अंदरूनी हिस्से से फायरिंग होने लगी। फिर एक मरतबा फिर ज़मीन पर लेट गया और क्रॉलिंग करता हुआ तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। बंगले के एक भी हिस्से में नीम और आम के घने दरख्त थे। ज़मीन पर घास थी। मैं रेंगता हुआ जो ही बाहर निकला, दरख्तों की आड़ से 4 फायर एक साथ हुए। गोलियां सनसनाती हुई मेरे ऊपर से गुजर गईं। एक गोली मुझसे चंद कदम के फासले पर ज़मीन में धंस गई। मुझे अफसोस रहा था कि मैं राइफल लेकर क्यों नहीं आया। दरख्त बाउंड्री वॉल के बिल्कुल साल लगे हुए थे और बाउंड्री वॉल मुझसे इतने फासले पर थी कि रिवॉल्वर की गोली वहां तक शायद ही पहुंचती। फिर मुझे ख्याल आया कि जर्मन लियोगर के अलावा मेरे पास एक माउजर भी है। मैंने लियोगर बाएं हाथ में पकड़ा और फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल ली। इस वक्त सामने से गोया गोलियों की बारिश हो रही थी। ये मेरी खुशकिस्मती ही थी कि कोई गोली अब तक मुझे लगी नहीं थी, हालांकि इस वक्त बिल्कुल खुले मैदान में था। सिवाय इन दरख्तों के दूर दूर तक कोई ऐसी चीज़ न थी जिसकी आड़ में मुझे पनाह मिल सकती। मैंने भी जवाबी तौर पर फायर करने का इरादा किया। फिर ये सोच कर रुक गया कि खामखा गोलियां ज़ाया करने से क्या फ़ायदा। अचानक मुझे अपने पीछे सरसराहट सी सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेंगता हुआ मेरे पीछे आ रहा हो। मेरे आसाब कशीदा हो गए। मैंने सोचा मुमकिन है पुलिस वाले दाखिली दरवाजे से अंदर आ गए हों और अब इनके आदमी मेरा पीछा कर रहे हों। बंगले की अकबी हिस्से में ज़ोरदार फायरिंग हो रही थी। वो लोग शायद इसलिए क्रॉलिंग करने पर मजबूर थे। अचानक कोई बहुत तेज़ रफ्तारी से क्रॉलिंग करता हुआ मेरे नज़दीक आ गया। मैंने बिजली की सी तेज़ी से माउजर से आने वाले का निशाना लिया और फायर करने ही वाला था कि मेरा ताकुब करने वाला तेज सरगोशी में बोला, फायर मत करना कामरान। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। वो गणेश था। क्या चाहते हो? मैंने सख्त लहजे में पूछा। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ कामरान। गणेश फिर सरगोशी में बोला, मुझे तुम्हारी मदद के लिए सेठ साहब ने भेजा है। जानकी दास ने खुद ही पुलिस को इन्फॉर्म किया, अब खुद ही मेरी मदद कर रहा है। पुलिस को तो राजू ने इन्फॉर्म किया था। इसे तुम्हारे बारे में किसी से भनक मिल गई थी कि पाकिस्तानी दहशतगर्द कामरान यहाँ विनोद के नाम से रहता है। वो पहले ही तुम्हारा दुश्मन था। इसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। वो जिंदा बच भी गया होगा तो सेठ इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अचानक सामने से कई फायर हुए। इस दफ़ा गोलियां खतरनाक हद तक हमारे नज़दीक से गुजरी। शायद पुलिस वालों ने अपनी पोजीशन तब्दील कर दी थी। मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा।
भला इस खुले मैदान में निकलने की क्या तुक थी? अब ना पीछे हट सकता था ना आगे जा सकता था। अगर सब पुलिस वाले एक साथ हल्ला बोल देते तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 को निशाना बना सकता। अब यही हो सकता था कि मैं अंधाधुंध फायरिंग करता हुआ सामने वाले दरख्तों तक पहुंचने की कोशिश करूं। गणेश रेंगता हुआ मेरे बिल्कुल नज़दीक आ गया। इसके हाथ में राइफल देखकर मुझे खुशी हुई। इसकी पुश्त पर कैनोस का एक बैग था। मुझे यकीन था कि इसमें फाजिल राउंड होंगे। इसका मतलब यह था कि अगर हमें पोजीशन लेने के लिए मुनासिब जगह मिल जाए तो हम घंटों तक पुलिस का रास्ता रोक सकते हैं। सामने से फिर एक साथ कई फायर हुए। इस दफ़ा कुछ गोलियां हमसे चंद फीट के फासले पर ज़मीन में धंस गई। गणेश ने झिंझलाकर बैग में हाथ डाला, फुर्ती से एक दस्ती बम निकाल कर मुझे दिया और बोला, हम एक साथ इन पर 2 बम फेंकेंगे, फिर फ़ौरन ही धुएं का बम फेंकूंगा। इसी की आड़ में हम बाउंड्री वॉल तक पहुंच जाएंगे। मुमकिन है धमाके से दीवार भी गिर जाए। इस दौरान में वो दूसरा बम भी निकाल चुका था। फिर इसने टटोल के धुएं का बम निकाला। दस्ती बम की निस्बत इस बम की बनावट गेंद की तरह थी, सतह भी खासी चिकनी थी। फिर इसने मुझे इशारा किया हम एक साथ पिन निकाल के पूरी कुव्वत से बम सामने की तरफ उछाल दें। फ़ौरन ही कान फाड़ देने वाले 2 धमाके हुए। गणेश ने बिजली की सी तेज़ी से धुएं का बम भी उछाल दिया। इसके फटते ही धुएं की एक दीवार सी बन गई। लोगों की चीखों पुकार, भागते हुए कदमों की आवाज़ें, फायरिंग का शोर, एक अफरा तफरी सी मच गई। वहाँ कोई मेगाफोन पर मुसलसल कुछ कह रहा था, मगर इस शोर शराबे और हंगामे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं और गणेश उठे और दीवाना वार सामने की तरफ दौड़ लगा दी। चश्मे ज़दन में हम बाउंड्री वॉल तक पहुंच गए। शायद दोनों बम दीवार से कुछ पहले ही फट गए थे, क्योंकि दीवार बिल्कुल सही सलामत थी। गणेश ने पिन खींचकर एक बम दाएं तरफ भी उछाल दिया। धमाका होते ही अजियत भरी चीखें बुलंद हुई। गणेश उछल कर दीवार पर चढ़ा और पलक झपकते ही दूसरी तरफ उतर गया। दूसरे ही लम्हे मैं भी उछल कर बाहर तो आ गया। फिर हम दोनों रुके बगैर एक तरफ दौड़ते चले गए। इसी वक्त सायरन बजाती हुई एक एम्बुलेंस गली की नुक्कड़ पर नमदार हुई और तेजी से जानकी दास के बंगले की तरफ चली गई। अचानक सफ़ेद रंग की एक कार गली में दाखिल हुई। गणेश ने मुझे इशारा किया और खुद गली के दरमियान में खड़ा हो गया। इसकी पुश्त कार की तरफ थी। इसे देखकर कार वाले ने ब्रेक लगा दी और हारन देने लगा। मैं झपट कर गाड़ी के नज़दीक पहुंचा और रिवॉल्वर की नाल कार वाले की कनपट्टी पर रख दी। खामोशी से बाहर आ जाऊं, मैंने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। मुझे भी खतरा था कि कहीं पुलिस ना आ जाए। वो लोग वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थे। कार वाला सहमा हुआ नीचे उतरा। मैं झपट कर ड्राइविंग सीट पर बैठा। दूसरी तरफ से गणेश भी बैठ गया। मैं गाड़ी रिवर्स गियर में डाली और एक्सीलेटर दबा दिया। मैं गली की नुक्कड़ तक पहुंचा तो मैंने पुलिस की एक जीप को हरकत में आते देखा। मैंने फुर्ती से गाड़ी मेन रोड पर डाली और बरक रफ्तारी से एक तरफ रवाना हो गया। गणेश ने भी पुलिस की जीप को देख लिया था। अब वो पीछे मुड़कर देख रहा था। इसने बताया कि हमारे पीछे पुलिस की गाड़ी के अलावा 2 गाड़ियाँ और हैं। दोनों प्राइवेट कारें हैं, मगर मुझे शुबा है कि इन दोनों में पुलिस वाले सवार हैं। मैं कार को बरक रफ्तारी से दौड़ाता हुआ इलाहाबाद से बाहर निकल आया। आगे सड़क दूर दूर तक सुनसान थी। मैंने एक्सीलेटर को गाड़ी के फर्श से बिल्कुल चिपका दिया। स्पीडोमीटर की सुई 130 और 40 के दरमियान थिरकने लगी। गणेश ने मुझे टोंका, इतनी जल्दी मत करो कामरान, गाड़ी तुम्हारे काबू में नहीं है। तुम फिक्र मत करो, गाड़ी मेरे कंट्रोल में है, मैंने जवाब दिया और गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ा दी। एक मोड़ मुड़ते ही मुझे एक ट्रक दिखाई दिया। तो चारों तरफ से खुला हुआ ट्रक था। इस पर लकड़ी के मोटे मोटे गट्ठे और बलियां लदी हुई थी। वो सुस्त रफ्तारी से जा रहा था। मैंने गाड़ी को स्पीड देकर ट्रक को ओवरटेक करना चाहा। अचानक मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ट्रक में से लकड़ी के गट्ठे नीचे गिरने लगे। इनसे रास्ता ब्लॉक हो गया। मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, मगर वो कंट्रोल से बाहर हो गई। लकड़ी की बलियां मुसलसल गिर रही थी। गाड़ी एक बली पर चढ़ी, दूसरी बली से टकराई और तिरछी होकर बाएं तरफ खेतों में घुस गई। मेरा सर बुरी तरह स्टीयरिंग और डैशबोर्ड से टकराया। गणेश भी डैशबोर्ड से टकराकर जख्मी हो गया, मगर हम दोनों होश हवास में थे। मैंने दरवाज़ा खोलकर फुर्ती से बाहर छलांग लगा दी। गणेश भी बाहर कूद गया। इस वक्त तक पीछे आने वाली गाड़ियाँ भी वहाँ पहुँच चुकी थी। इन लोगों ने आते ही ज़बरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे हर कीमत पर गिरफ्तार करना चाहते हों। इस अफरा तफरी में गणेश की राइफल और बैग, दोनों चीज़ें गाड़ी में ही रह गई। अब मेरे पास सिर्फ एक माउजर और एक जर्मन ल्यूगर था। फिर पुलिस की कई और गाड़ियाँ आ गई और इसमें से पुलिस के जवान कूद कूद कर बाहर निकलने लगे। वो लोग चारों तरफ फैल कर घेरा तंग कर रहे थे। गणेश मेरा हाथ पकड़ कर एक सिमत भागा, मगर खेतों से बाहर निकलते ही ठटक कर रुक गया। वहाँ एक इंस्पेक्टर और 3 पुलिस कांस्टेबल खड़े थे। इनकी राइफलों का रुख हमारी तरफ था। इंस्पेक्टर ने डबट कर कहा, भागने की कोशिश मत करना वरना भून कर रख दूंगा। अचानक कहीं से ज़बरदस्त फायरिंग हुई और इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस वाले ज़मीन पर ढेर हो गए। मैं और गणेश घबरा कर ज़मीन पर लेट गए। हैरत की बात ये थी कि हमें खराज तक न आई। अचानक किसी ने चीख कर कहा, कामरान इस तरफ आ जाओ। वो आवाज़ सुनकर मेरा दिल बिल्लियों उछलने लगा, क्योंकि वो आवाज़ ग्लोरिया की थी। मैं और गणेश जल्दी से उठे और इस लड़की की तरफ बढ़े। इसी वक्त कई फायर हुए और मेरे जिस्म में आग से भर गई। मैंने बेयकीनी से अपना जायज़ा लेने की कोशिश की, मगर मुझसे अपने पैरों पर खड़ा रहना दूभर हो गया। आंखों के आगे नीले पीले दायरे नाचने लगे और मैं धम से ज़मीन पर गिर गया।
मैंने जो आखिरी मंजर देखा वो ये था कि गणेश ज़मीन पर पड़ा बुरी तरह तड़प रहा था। मैंने इसे आवाज़ देना चाही मगर हलक में गोला सा अटक गया। फिर मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया। मुझे होश आया तो सर में धमाके से हो रहे थे, जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था और मैं शदीद अजियत से दो चार था। मुझ पर नकाहत और ग़नूदगी सी तारी थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने इर्द गिर्द का जायज़ा लेने की कोशिश की मगर मुझ पर ग़नूदगी का ज़बरदस्त हमला हुआ और मैं एक बार फिर दुनिया व माफ़िया से बेखबर हो गया। फिर न जाने कितने घंटों बाद मैं दोबारा होश में आया। इस मरतबा तकलीफ़ की शिद्दत भी नहीं थी और आंखें भी पूरी तरह खुल गई थी। सर में अलबत्ता अब भी धमाके हो रहे थे। जिस्म से दर्द की टेसें नहीं उठ रही थी मगर अब भी पूरा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। मेरी करार सुनकर कोई तेज़ी से मेरे नज़दीक आ गया। लिबास से मुझे वो नर्स लग रही थी। इसने झुककर मेरा जायज़ा लिया, फिर इसी तेज़ी के साथ बाहर निकल गई। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने इस नर्स को कहाँ देखा है। मुझे तो ये भी याद नहीं रहा था कि मैं यहाँ क्यों हूँ। वो यकीनी तौर पर किसी अस्पताल का कमरा था मगर मुझे क्या हुआ था, मैं अस्पताल क्यों आया था। मैंने ज़हन पर जोर देने की कोशिश की तो वो सर बुरी तरह चकराने लगा। मैंने थक कर कोशिश तर्क कर दी और आंखें मूंद कर लेट गया। थोड़ी देर बाद कमरे में कदमों की आहट गूंजी तो मैंने आंखें खोल दी। इस मरतबा मुझे एक मर्द का चेहरा दिखाई दिया। वो खासा वजीह और स्मार्ट शख्स था। कनपट्टियों से इसके बाल सफ़ेद हो चले थे जिनकी वजह से इसकी शख्सियत में वकार पैदा हो गया था। इसके गले में स्टेथोस्कोप था, गोया वो डॉक्टर था। इसने झुककर मेरी नब्ज़ देखी और बहुत नरम लहजे में बोला, कैसे हैं कामरान साहब। कामरान साहब, मैं मुंह ही मुंह में बिड़बिड़ाया। फिर मुझे एकदम एहसास हुआ कि वो मेरा ही नाम ले रहा है। इस वक्त मेरा दिमाग इतना मफलूज था कि मुझे अपना नाम तक याद नहीं आ रहा था। मैंने नहीफ आवाज़ में जवाब दिया, ठीक हूँ मगर मुझे हुआ क्या है। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी बजाय कोई और बोला हो। अपनी आवाज़ भी मुझे अजनबी लग रही थी। अपने जहन पर ज़्यादा जोर मत दें, आप ज़ख्मी हो गए थे और इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। मैं ज़ख्मी हो गया था मगर कैसे। मैं खुद कलामी के अंदाज में बोला, आपको इस वक्त आराम की ज़रूरत है, ज़्यादा बातचीत भी मत करें। फिर वो नर्स से मुखातिब हुआ, सिस्टर इन्हें इंजेक्शन दे दो। मगर डॉक्टर साहब, मैंने कहा, मुझे ये तो बताएं कि मुझे हुआ क्या था। कुछ भी नहीं, डॉक्टर मुस्कुरा कर बोला, मामूली से ज़ख्म है, बस अब आप रेस्ट करें। इस दौरान मेन नर्स इंजेक्शन तैयार कर चुकी थी। वो झुककर मेरे बाजू में इंजेक्शन लगाने लगी। इस वक्त मैंने गौर से नर्स का चेहरा देखा। वो इंतहाई पुरकशिश लड़की थी। इसके माथे पर बिंदिया देखकर मेरे जहन को झटका से लगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा, क्या ये लड़की हिंदू है। फिर मेरे जहन में झमाका सा हुआ और मुझे याद आ गया कि मैं इस वक्त भारत में हूँ। फिर मुझे मज़ीद कुछ सोचने की मोहलत न मिली और मेरी पलकें बोझल हो गईं। नर्स ने यकीनी तौर पर मुझे ख्वाब आवर दवा का इंजेक्शन लगा दिया था। चंद लम्हों में मुझे गहरी नींद आ गई। मेरी आँख खुली तो कमरे में रोशनी थी। खुली हुई खिड़की से मुझे आसमान भी दिखाई दे रहा था और मेरी हालत भी पहले की निस्बत बहुत बेहतर थी। इस मरतबा भी वही पुरकशिश नर्स कमरे में थी और मेरे बाएं जानिब खड़ी स्टैंड पर लगी हुई ड्रिप की स्पीड चेक कर रही थी। दाएं तरफ भी एक स्टैंड था, इसमें ब्लड की बोतल लटक रही थी। मुझे शदीद प्यास महसूस हो रही थी। मैंने बमुश्किल कहा, पानी। नर्स ने चौंक कर मुझे देखा और गिलास में पानी डालकर चमचे के जरिए पिलाने लगी। छोटे से इस टी स्पून से मेरा हलक भी पूरी तरह तल न हो सका। मैंने मजीद पानी मांगा मगर नर्स ने मुस्कुरा कर खनकती हुई आवाज़ में कहा, डॉक्टर अजय अभी आने वाले हैं, वो इजाज़त देंगे तो मैं पानी के 2 गिलास भर के आपको पिलाऊंगी। मेरे हलक में कांटे से पड़ रहे थे, जुबान ईंट रही थी और मुझे बोलने में तकलीफ़ हो रही थी। मैंने चिल्लाकर आंखें मूंद ली और सोचने की कोशिश की कि मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंचा। मुझे याद आ गया कि मैं और गणेश पुलिस का घेरा तोड़कर जानकी दास के बंगले से निकले थे। फिर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ पुलिस ने हमें घेर लिया था। फायरिंग हुई थी और मेरे जहन में फिर एक झमाका सा हुआ और मुझे ग्लोरिया की आवाज़ सुनाई दी। मैं और गणेश आवाज़ की तरफ लपके थे। फिर मेरे जिस्म में आग सी भर गई थी और मैंने गणेश को बुरी तरह तड़पते देखा था। वो सब कुछ याद आते ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी गोलियां लगी थी। न जाने मुझे कितनी गोलियां लगी थी और मैं जिंदा कैसे था। डॉक्टर मुझसे कह रहा था कि आप मामूली ज़ख्मी हैं। मैंने उठने की कोशिश की तो पूरी जिस्म में दर्द की शदीद लहर दौड़ गई और मुझसे उठा न गया। मैंने हौल कर सोचा, क्या मैं हमेशा के लिए माजूर हो चुका हूँ। मैंने पाँव हिलाने की कोशिश की मगर मुझे ऐसा लगा जैसे पाँव मौजूद ही ना हो। मैं खुद कलामी के अंदाज में बिड़बिड़ाया, नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने हाथों से अपनी जान ले लूँगा। मेरे दोनों हाथ अभी सलामत थे। फिर मुझे ग्लोरिया का ख्याल आया। वो कमबख्त मुझे अस्पताल में डालकर खुद न जाने कहाँ गायब हो गई थी। अभी तक मुझे एक दफ़ा भी इसकी शक्ल नज़र नहीं आई थी। मैंने जिस्म का पूरा जोर लगाकर उठने की कोशिश की तो तकलीफ़ की शिद्दत से मेरी चीख निकल गई। नर्स इसी वक्त कमरे में दाखिल हुई थी। वो झपट कर मेरे पास आई और बोली, मिस्टर कामरान प्लीज़ आप उठने की कोशिश न करें, तकलीफ़ बढ़ जाएगी। मुझे सिर्फ ये बता दो सिस्टर कि मेरे दोनों पाँव मौजूद हैं।
हैं। मेरा लहजा खुशामदाना था। प्लीज़ सिस्टर मुझे बता दो, मैं हमेशा के लिए माजूर तो नहीं हूँ, या आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर कामरान? नर्स ने हैरत से मेरी तरफ देखा। अगर वो हैरान होने की अदाकारी कर रही थी तो बिलाशुबा गज़ब की अदाकारी थी। मैंने तो आपकी बहादुरी के बहुत चर्चे सुने थे, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप वही हैं। नर्स ने हंस कर कहा, मुझे बातों से बहलाने की कोशिश मत करो, डॉक्टर अजय ही आपको सेटिस्फाई करेंगे। नर्स ने जवाब दिया, मगर प्लीज़ उठने की कोशिश मत करनी, वरना सचमुच आप डिसेबल हो जाएंगे। ये कहकर वो खटपट करती वहाँ से चली गई। इसकी चाल बहुत खूबसूरत थी, मगर इस वक्त मेरे लिए इसकी चाल में कोई दिलकशी नहीं थी। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर मैं माजूर हो गया हूँ तो मेरी ज़िंदगी बेकार है। मैं दूसरों पर बोझ बनने की बजाय मौत को तरजीह दे दूंगा। मुझे रह रह कर ग्लोरिया पर गुस्सा आ रहा था। इसे खुद यहाँ मौजूद होना चाहिए था। नो, कोई दरवाजे के पास से बुलंद आवाज़ में बोला, अभी मैं आपको इसकी परमिशन नहीं दूंगा। वो डॉक्टर अजय था, मगर नर्स तो बता रही थी कि प्लीज़ ऑफिसर। डॉक्टर अजय ने इसकी बात काट दी, अभी पेशेंट की हालत ऐसी नहीं है, सॉरी। डॉक्टर अजय ये कहकर कमरे में आ गया। इसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात थे। मुझे देखकर वो जबरन मुस्कुराया और बोला, आप कैसे हैं मिस्टर कामरान? ये भी आप ही बताएंगे डॉक्टर साहब, मैंने कहा, मगर प्लीज़ मुझे सब कुछ साफ साफ बता दें। मुझ में बहुत हौसला है, बहुत हिम्मत है, मैं कुछ भी कोई भी बुरी खबर सुन लूँगा। क्या मतलब है आपका? डॉक्टर चौंक कर बोला, अगर मैं डिसेबल हो गया हूँ तो मुझे बता दीजिए। मुझ में इतनी हिम्मत है कि कम ऑन मिस्टर कामरान। डॉक्टर हंसने लगा, आप तो बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं। आपकी जगह कोई और होता तो शायद अब तक मर चुका होता। आप जानते हैं आपको कितने दिन बाद होश आया है? आप 10 दिन बाद होश में आए हैं। आपके जिस्म में 6 गोलियां लगी थीं, 5 गोलियां दोनों टांगों में और 1 गोली पेट में। आपके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हुआ है, मगर बहुत मामूली सा। गोलियां हड्डियों को छूती हुई गुजर गई हैं। हाँ, अगर वो गोलियां हड्डियों के बीच से गुजर जाती तो आप डिसेबल हो सकते थे। पेट में लगने वाली गोली भी खतरनाक साबित हो सकती थी, मगर आप लकी हैं कि इससे भी खतरनाक जख्म नहीं आया। आपका खून बहुत बह गया था। अगर हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो जाती तो आपका बचना मुश्किल था। अब आप खतरे से बाहर हैं। हाँ, ठीक होने में 2 महीने लग सकते हैं। अभी आपने बताया कि मेरे दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, फिर 2 महीने? मैंने कहा ना कि फ्रैक्चर बहुत मामूली है, 2 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। पेट का ज़ख्म इससे भी कम वक्त लेगा। मेरा ख्याल है कि अब आपकी तसल्ली हो गई होगी। मैंने तवील सांस लिया। मैं वाकई मुतमिन हो गया था। मैंने हंस कर कहा, थैंक यू डॉक्टर, अब वाकई मेरी तसल्ली हो गई है। फिर अचानक मुझे ग्लोरिया का ख्याल आया। मैंने पूछा, ग्लोरिया कहाँ है? ग्लोरिया? डॉक्टर ने हैरत से दोहराया, कौन ग्लोरिया? मुझे यहाँ कौन लाया है? मैंने पूछा। मैंने सोचा शायद ग्लोरिया किसी वजह से खुद सामने नहीं आई थी, इसने किसी और के ज़रिए मुझे वहाँ भेजा था। आपको पुलिस यहाँ लेकर आई है, डॉक्टर ने जवाब दिया। आप पुलिस ही की गोलियों से तो ज़ख्मी हुए थे, आपका साथी तो एट द स्पॉट मर गया था। उसका मतलब है कि अब मैं अंडर अरेस्ट हूँ? मैंने पूछा। यस, डॉक्टर ने कहा, आप पुलिस की कस्टडी में हैं। पुलिस इंस्पेक्टर इसी वक्त आपका बयान लेना चाहता था, मगर मैंने परमिशन नहीं दी। मेरे जहन में आंधियाँ सी चलने लगी। मैंने वाज़ेह तौर पर ग्लोरिया की आवाज़ सुनी थी। क्या मुझे धोखा हुआ था? लेकिन मेरे साथ गणेश भी तो था। क्या इसके कान भी बज रहे थे? इसने भी चौंक कर आवाज़ की तरफ देखा था और मेरे साथ ही दर लपका था। डॉक्टर न जाने किस वक्त चला गया। मैं अपने ख्यालात में इतना गुम था कि मुझे इसके जाने का एहसास भी ना हुआ। मैं अब तक इस खुशफहमी में था कि ग्लोरिया मुझे यहाँ लाई थी और यही सोच कर इसे बुरा भला कहता रहा था कि वो मुझे यहाँ डाल कर भूल गई है। इसी वक्त नर्स कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथों में दवाओं की ट्रे थी। इसने पहले मेरा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर चेक किया, फिर इंजेक्शन तैयार करने लगी। मैं खाली उस जहनी के आलम में इसे देखता रहा। इसने मुझे इंजेक्शन दिया और सोने की हिदायत देकर चली गई। इस वक्त भी मुझे ड्रिप लगी हुई थी। फिर न जाने कब मुझे नींद आ गई। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।